गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लोकहित मुकदमा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसे कहते हैं के विषय में पढ़ा था। आज हम लोकहित मुकदमा की कौन सी विशेषताएं होती है के विषय में पढ़ेंगे। लोकहित मुकदमा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। एक लोकहित मुकदमा में निम्न प्रमुख विशेषताओं का होना आवश्यक है। प्रथम जो विशेषता है वह है लोकहित मुकदमा में रिट पिटीशन गरीब, असहाय, निरक्षर लोगों की ओर से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में दायर किया जाता है, क्योंकि वे लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य व्यवस्था के कारण अपने अधिकारों को परिवर्तित कराने में असमर्थ होते हैं। तो लोकहित मुकदमा में रिट पिटीशन किसी भी गरीब, असहाय, निरक्षर की ओर से न्यायालय में दायर की जा सकती है। लोकहित मुकदमा सामान्यतः राज्य या लोक प्राधिकारी के द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को सही तरीके से निर्वाह न करने, असंवैधानिक या अवैध तरीके से कृत्य करने के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो लोकहित मुकदमा सामान्यतः राज्य या लोक प्राधिकारी के द्वारा अपने उत्तरदायित्व को सही तरीके से यदि वह निर्वाह नहीं करते हैं या असंवैधानिक या अवैध तरीके से कृत्य करते हैं तो उसके विरुद्ध लोकहित मुकदमा दायर करके उपचार प्राप्त किया जा सकता है। लोकहित मुकदमा द्वारा पक्षकारों के संवैधानिक लोकहित मुकदमा द्वारा पक्षकारों के संवैधानिक व विधिक अधिकारों को परिवर्तित करवाया जाता है। तो लोकहित मुकदमा की प्रमुख विशेषता जो है वह यह है कि लोकहित मुकदमा द्वारा पक्षकारों के संवैधानिक व विधिक अधिकारों को परिवर्तित कराया जाता है, जिसमें वे लोग वंचित रहते हैं जिन्हें समुचित प्रतितोष व अनुतोष दिलवाया जाता है। लोकहित मुकदमा का प्रयोग बहुसंख्यक गरीब, असहाय, अशिक्षित लोगों को व्यवस्था में विधि शासन, अवसर की समानता, सामाजिक न्याय व मानव अधिकार उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो लोकहित मुकदमा का प्रयोग बहुसंख्यक गरीब, असहाय, अशिक्षित लोगों को व्यवस्था में विधि का शासन, अवसर की समानता, सामाजिक न्याय व मानवाधिकार उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। लोकहितवाद में न्यायालय का दृष्टिकोण विधायिका, कार्यपालिका की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता प्राप्त करना होता है। तो लोकहितवाद में न्यायालय का जो दृष्टिकोण रहता है वह विधायिका, कार्यपालिका की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता प्राप्त करना होता है। लोकहितवाद एक बार न्यायालय तक ले जाने के बाद न्यायालय का दायित्व हो जाता है कि उस समस्या के निवारणार्थ जो भी आवश्यक जांच हो, तथ्यों व परिस्थितियों का अवलोकन कर आवश्यक रूप से उपचार प्रदान करे। न्यायालय न्यायिक अनुतोष देने में अपना सकारात्मक रुख अपनाता है। लोकहित मुकदमा में न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकारियों को उनके कर्तव्यबोध का ज्ञान करवाया जाता है। तो ये लोकहितवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकहित मुकदमा के माध्यम से न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकारियों को उनके कर्तव्यबोध का ज्ञान करवाया जाता है। तो न्यायालय द्वारा जो लोक प्राधिकारी है, जो उनको कर्तव्य विधि द्वारा दिए गए हैं, यदि वह उन कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं या उन कर्तव्यों का अवैधानिक रूप से निर्वाह करते हैं, तब न्यायालय लोकहित मुकदमे के माध्यम से उनको कर्तव्यों का निर्वहन करवाया जाता है या जो कर्तव्य उन्होंने अवैध रूप से कर रहे हैं उनको रोकने के लिए वह लोकहित मुकदमा के माध्यम से रोक सकता है। लोकहितवाद सरकारी व्यवस्था में
जनता की सक्रिय भूमिका, जनसहभागिता की कल्पना करता है, क्योंकि लोकहितवाद में उपचार बहुसंख्य लोगों को प्रदान किया जाता है। तो लोकहितवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोकहित माध्यम से जो उपचार प्रदान किया जाता है वह एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं प्रदान किया जाता, बल्कि बहुसंख्य लोगों को प्रदान किया जाता है। लोकहित मुकदमा में कोई व्यक्ति बिना विधि के अधिकार के मुकदमे में प्रवेश करना चाहता है या हस्तक्षेप करना चाहता है या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आता है, तो न्यायालय इस प्रकार के व्यक्ति को सुनने का अवसर नहीं देती है। तो लोकहित मुकदमा में कोई व्यक्ति बिना विधिक अधिकार के या कोई व्यक्ति स्वयं अपने हित के लिए अगर कोई वाद दायर करता है, तो न्यायालय इस प्रकार के व्यक्ति को सुनने का अवसर नहीं देती, क्योंकि उक्त वाद लोकहित मुकदमा नहीं है। लोकहित मुकदमा में पिटिशनर द्वारा नियमित व औपचारिक रूप से रिट पिटिशन दायर करने की आवश्यकता नहीं होती। तो लोकहित माध्यम की एक ये विशेष की महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकहित मुकदमे में पिटिशनर द्वारा नियमित व औपचारिक रूप से रिट पिटिशन दायर करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब पिटिशनर को जो विधिक प्रक्रियाएं, किसी वाद, अपील या पिटिशन को दायर करने के लिए जो विधिक प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है, उन प्रक्रियाओं को पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पत्र द्वारा, अखबार की किसी कतरन या टेलीग्राम या अन्य माध्यम के आधार पर भी पिटिशन मान ली जाती है। तो लोकहित माध्यम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकहित मुकदमा के लिए पिटिशनर को जो विधिक औपचारिकता है इनको पूरा करना आवश्यक नहीं होता, और न्यायालय यदि पत्र द्वारा, अखबार की कतरन या टेलीग्राम या अन्य माध्यम के आधार पर भी अगर न्यायालय को कोई पत्र आदि प्रेषित किया जाता है, तो न्यायालय उक्त पत्र के माध्यम से ही उसको पिटिशन मान सकता है। इसमें प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो लोकहितवाद में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। न्यायालय का विशेष ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि कोई गरीब, अशिक्षित व असहाय व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के बिना न रह जाए। तो लोकहित मुकदमे की जो एक प्रमुख विशेषता यह है कि लोकहित मुकदमा या पिटिशन दायर करने के लिए जो भी विधिक औपचारिकताएं निर्धारित की गई है, उन औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक नहीं होता। न्यायालय यदि किसी अखबार के माध्यम से या टेलीग्राम या अन्य माध्यम से अगर न्यायालय को कोई पत्र प्रेषित किया जाता है, तो न्यायालय यदि उसमें कोई लोकहित का मामला जुड़ा होता है, तो न्यायालय उस पत्र या तार को लोकहित वाद मानकर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि न्यायालय का ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि कोई गरीब, अशिक्षित व असहाय व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाए। इसके अलावा ऐसे विषय हो सकते हैं जहाँ सामान्य जनता प्रभावित होती है, लेकिन व्यक्ति विशेष ये नहीं कह सकता कि उसे विशिष्ट क्षति या हानि हुई है। उस स्थिति में भी समाज का कोई व्यक्ति लोकहित संरक्षणार्थ लोकहित मुकदमा के माध्यम से न्यायालय में दस्तक दे सकता है तथा समाज को होने वाले लोक विनाश से बचा सकता है। जैसे सरकार द्वारा पब्लिक पार्क में हाउसिंग कॉलोनी के मकान बनाने की अनुमति, लोक उपताप के मामले में स्टेडियम को अन्य किसी भव्य प्रयोजनार्थ काम लेने की अनुमति देना, मानसिक चिकित्सालयों की दुर्दशा, जेल में बंद कैदियों की अमान्य स्थितियां होने पर समाज का कोई व्यक्ति लोकहितवाद ला सकता है। लोकहितवाद में सुने जाने का अधिकार की अवधारणा को उदारीकृत किया गया है। तो लोकहितवाद के में जो सुने जाने का अधिकार है, दूसरे पक्ष को भी सुनो, जो सुने जाने के अधिकार है, उसकी अवधारणाओं को उदारीकृत किया गया है, क्योंकि न्याय के रास्ते में प्रक्रियात्मक तकनीकियाँ या पेचीदगियों का आड़े नहीं आना चाहिए। जहाँ वह गरीब, अशिक्षित, असहाय व्यक्तियों या लोकहित के संवर्धनार्थ न्यायालय के सामने आता है, तो न्यायालय पिटिशनर से ये नहीं
पूछता है कि उसके किस विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। न्याय ने लोकहित मुकदमे में वाद हेतु अभिवचन या प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर जोर नहीं डालती। लोकहित मुकदमा लाने वाले पक्षकार को न्यायालय के सामने सद्भावपूर्वक सामाजिक हित में रुचि रखते हुए आना चाहिए। उसे किसी कुटिल या दुर्भावनापूर्ण विचार से नहीं आना चाहिए। तो लोकहित मुकदमा जो व्यक्ति या पक्षकार न्यायालय में संसित करता है उसे न्यायालय के समक्ष सद्भावपूर्वक सामाजिक हित में रुचि रखते हुए आना चाहिए, किसी कुटिल या दुर्भावनापूर्ण विचार से नहीं आना चाहिए। लोकहित मुकदमा विधिशास्त्र की न्यायालय द्वारा एक नवविकसित अवधारणा है, जहां न्यायालय समस्त व्यक्तियों को ये एहसास कराती है कि न्यायालय के दरवाजे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। तो लोकहित मुकदमा विधिशास्त्र की एक नवविकसित अवधारणा है और जहाँ न्यायालय समस्त व्यक्तियों को ये एहसास करवाती है कि न्याय के दरवाजे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुले हैं। कोई भी लाचारी, मजबूरी न्याय के रास्ते में अड़चन नहीं आ सकती है। लोकहित मुकदमों में न्यायालय ने अनेक विनिश्चयों में ये अभिनिर्धारित किया है कि लोकहित के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य द्वारा आर्थिक लाचारी, मजबूरी का बहाना चलाने वाला नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य को लोकहित के विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि लोकहित मुकदमा का उद्देश्य विधि शासन, सामाजिक न्याय व मानव अधिकारों को जनता को उपलब्ध कराना है, ताकि लोकतंत्र में सभी की समान रूप से हिस्सेदारी व अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सकते हैं। अतः लोकहित मुकदमा की जो प्रमुख विशेषता है वह यह है कि इस लोकहित मुकदमा में बिना विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किए ही संसित किया जा सकता है, यदि उस मामले में पब्लिक एक समुदाय का कोई हित निहित हो। थैंक यू।